A very good morning, students. Today I shall teach you second chapter of first line, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela. First of all, I tell you something about the author. Nelson Rolihlahla Mandela was born on 18 July 1918 in the village of Mweso. He was a South African politician and activist. In 1994, he became the first president of South Africa, elected in a fully represented democratic election. He was also the first black president of his country. He passed his 27 years in prison for fighting against the apartheid policy in South Africa. नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला का जन्म जो है वो 18 जुलाई 1918 को म्वेसो गांव में हुआ। वो एक साउथ अफ्रीकन राजनेता और कार्यकर्ता थे। 1994 में वो साउथ अफ्रीका के पहले जो है प्रेसिडेंट बने, जबकि फुली रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन में यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव में साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला 1994 में, और वो साउथ अफ्रीका के यानी कि अपने देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 27 इयर्स जेल में गुजारे। अपार्थाइड पॉलिसी जो थी साउथ अफ्रीका में यानी कि रंग-भेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे। नाउ आई शैल टेल यू द थीम ऑफ द स्टोरी. Long Walk to Freedom is an extract from the autobiography of Nelson Mandela. This chapter is about his views about freedom for his farewell and description of inauguration ceremony. It was a great day for him. Democratic elections were held and he became the first president of South Africa. The inauguration ceremony took place in a big and open building in Pretoria. In this ceremony, Africa's first democratic non-racial government and dignitaries from around the world were present. Mandela expressed his thoughts about freedom. He said that he could not be free until all those who looked like him were free. Long Walk to Freedom नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है, एक भाग है। इस लेसन में नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता को लेकर यानी फ्रीडम को लेकर अपने जो व्यूज थे, अपने विचार, और जो वहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी कि जो उद्घाटन समारोह का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में उन्होंने दिया है। यह उनके लिए एक महान दिन था। लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित हुए थे और साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे, और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी यानी उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया के एक बहुत बड़े और खुली बिल्डिंग में हुआ। इस सेरेमनी में अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार और पूरे वर्ल्ड से जो उच्च अधिकारी थे वो उपस्थित थे वहाँ पर। मंडेला ने फ्रीडम के टुवर्ड्स जो है यानी स्वतंत्रता के प्रति अपने विचार जो थे वो प्रकट किए। उन्होंने कहा कि वो जब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक कि उनके जैसे दिखने वाले सारे लोग आज़ाद ना हों। नाउ आई शैल टीच यू द चैप्टर इन डिटेल. It was 10th May 1994, clear and bright day. Many famous leaders and dignitaries from all over the world had been coming there to pay respect to him. Before the inauguration ceremony took place in a large open building in Pretoria. All gathered here for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. His daughter Zenani also accompanied him in this ceremony. First of all, Mr. de Klerk sworn in as second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. After that, it was the turn of Mandela. He was sworn in as president. He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the republic and its people. ये 10 मई 1944 का साफ और चमकदार दिन था। पूरे वर्ल्ड से कई प्रसिद्ध नेता और प्रतिष्ठित लोग जो थे उद्घाटन समारोह में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वहाँ पर आए हुए थे, पहले से ही पहुँच रहे थे यहाँ पर ऑथर को शुभकामनाएं देने के लिए। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो प्रिटोरिया के एक बहुत बड़ी और खुली बिल्डिंग में हो रही थी, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की जो पहली लोकतांत्रिक जाति भेद रहित सरकार की स्थापना के लिए लोग इकट्ठा हुए थे।
और नेल्सन मंडेला की बेटी ज़नानी भी इस समारोह में उनके साथ थी। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड प्रेसिडेंट यानी दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। फिर थाबो मबेकी को पहले उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई और उसके बाद अब मंडेला की बारी थी, उन्हें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उन्होंने संविधान को बनाए रखने और इसका पालन करने और खुद को जो है गणतंत्र की ओर और उसके अपने देश के लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। The author expressed his views in a speech. Firstly, he thanked all the international guests. Then he said that he had come there to be with the people of his country. He was not talking about his own liberty. He was talking about the liberty of the whole black community. He took pledge to liberate his people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. He said, "Let freedom reign. God bless Africa." यहाँ पर ऑथर ने अपने जो व्यूज थे फ्रीडम को लेकर वो अपनी स्पीच में एक्सप्रेस किए। सबसे पहले उन्होंने जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे उनका धन्यवाद किया, उनका शुक्रिया किया। फिर उन्होंने कहा कि वो अपने देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए थे और वे अपनी आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे बल्कि पूरे काले समुदाय यानी ब्लैक कम्युनिटी की आज़ादी की बात कर रहे थे। उन्होंने अपने लोगों को गरीबी, भूख, दुख, लिंग भेद और जितने भी भेदभाव जो निरंतर बंधनों से थे, जितने भी भेदभाव वहाँ पर चले आ रहे थे पुराने टाइम से, उन सब से आज़ादी दिलाने की बात की। उन्होंने कहा स्वतंत्रता का शासन हो और भगवान जो है अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। After some time, he lifted his eyes and saw colorful South African jets and helicopters flew over the Union buildings. It was a way to show their loyalty to the nation of generals and police officers. Then, highest military general saluted Mandela. He thought that these were the generals who might have arrested him before. Then the national anthems of blacks, Dar es Salaam and whites, Nkosi Sikelel Afrika were sung. कुछ देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट और हेलीकॉप्टर जो यूनियन की बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर उड़ते हुए देखे और ये जनरल और पुलिस ऑफिसर्स जो थे उनका राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का तरीका था। फिर जो सेना के उच्च जनरल थे उन्होंने मंडेला को सलामी दी और मंडेला ने सोचा कि शायद ये वही अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी जिन्होंने मुझे पहले गिरफ्तार किया होगा। फिर जो ब्लैक पीपल का नेशनल एंथम था डाई स्टैम्प और फिर वाइट पीपल का जो नेशनल एंथम था नकोसी सिकेलेल अफ्रीका वो गाया गया। Mandela remembered the unimaginable sacrifices of thousands of people of his country. He called himself the sum of all African patriots. The policy of apartheid gave a deep wound to South Africa. The people who lost their lives for the sake of country taught Mandela the meaning of courage. He further said that no one is born to hate other because of the color of his skin. People should learn to love because if they can learn to hate, they can learn to love also. Love comes more naturally to human heart. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. The policy of apartheid had produced great freedom fighters. Mandela remembers them. They were like Oliver Tambo, Chief Luthulis, Walter Sissolis, Yusuf Dadus, Bram Fisher, and Robert Sobukwe. मंडेला याद करते हैं अपने देश के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों को। उन्होंने अपने आप को सभी अफ्रीकन देशभक्तों का समावेश कहा। ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी यानी रंग भेद की नीति ने अफ्रीका को गहरे घाव दिए थे, गहरे जख्म दिए थे। वे लोग जिन्होंने देश की खातिर अपनी जानें गंवा दी, अपनी जान दे दी, उन्होंने मंडेला को साहस का मतलब सिखाया। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति से रंग के आधार पर नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ।
और लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो प्रेम करना भी सीख सकते हैं। मानवीय दिलों में प्रेम जो है वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, और मनुष्य की अच्छाई एक लौ की तरह है जो कि जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। और ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी यानी रंगभेद की नीति, इसने साउथ अफ्रीका को काफ़ी सारे महान स्वतंत्रता सेनानी दिए, फ्रीडम फाइटर्स दिए। मंडेला ने उन्हें याद किया। वो लोग थे ओलिवर टैबोस, चीफ लिथुलिस, वॉल्टर सिसुल्स, यूसुफ डाडोस, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सोबोस। Further, Mandela told about man's obligations or duties. Every man has two duties, to his family and to his community and country. It was very difficult for Mandela to perform or fulfill his both the duties, because in South Africa black people were punished if they lived with their families. They were not allowed to do their duties towards their family. आगे मंडेला ने बताया कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, दो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हर एक इंसान की दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो उसके परिवार के प्रति और दूसरा उसके समुदाय और देश के प्रति। और मंडेला के लिए दोनों की जिम्मेदारियों को निभाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल को यानी जो काले लोग थे उन्हें पनिश किया जाता था अगर वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे, और उन्हें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की परमिशन नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। मंडेला was not born with the hunger or to be free. He was born free. He was free to play in his childhood. He was free as long as he obeyed his father and customs of his tribe. But after some time he felt that his freedom was an illusion. His freedom was already taken from him. When he was a student, he wanted freedom to read and go where he chose. As a young man in Johannesburg, he wanted freedom as per his potential. He also wanted freedom of marrying and having a family. मंडेला आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे, वो आज़ाद ही पैदा हुए थे। उन्हें बचपन में खेलने की आज़ादी थी, और जब तक उन्होंने अपने फादर का कहना माना और अपने जाति के जो रिवाज थे उनको माना, तब तक वो आज़ाद ही थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जो है महसूस किया कि उनकी आज़ादी जो है वो एक भ्रम है। उनकी आज़ादी उनसे पहले ही छीन ली गई थी, और एज अ स्टूडेंट वो चाहते थे कि उन्हें आज़ादी हो, जो चाहे वो पढ़ने की, जहाँ चाहे वहाँ जाने की। और जोहान्सबर्ग में एज अ यंग मैन वो फ्रीडम चाहते थे, अपनी पोटेंशियल को, अपनी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की, और एक ऐसी फ्रीडम जिससे कि वो शादी कर सकें और अपना परिवार बना सकें, यानी कि अपना शादी करने की और अपना परिवार बनाने की आज़ादी। But gradually he saw that he was also not free like other people of his country. He wanted to make them also free. Then he joined the African National Congress. Now the freedom of his people was more important for him. It gave him power and made him bold. The chains of his people became chains for him also. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो भी अपने देश के बाकी लोगों की तरह आज़ाद नहीं है, वो उन्हें भी आज़ाद कराना चाहते थे, और फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी उसको ज्वाइन कर लिया। अब उनके लोगों की आज़ादी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, और इसने उन्हें ताकत दी और उन्हें मजबूत बनाया। उनके लोगों की जंजीरें उनकी खुद की जंजीरें बन गई, उनकी खुद की जंजीरें हो गई। He knew that oppressor must be liberated as the oppressed. If a man who takes away another man's freedom is prisoner of hatred, one is not free if one is taking someone's freedom. Both the oppressed and the oppressor are robbed of their humanity. वो जानते थे कि जो अत्याचार करने वाला होता है उससे भी आज़ादी की ज़रूरत होती है, यानी कि जो उत्पीड़क होता है, जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करता है, उसे भी आज़ादी की ज़रूरत थी। ठीक उसी तरह जिसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं या जो उत्पीड़ित होता है उसको आज़ादी की ज़रूरत होती है। अगर कोई इंसान दूसरे की आज़ादी छीन लेता है तो वो गुलाम होता
होता है नफरत का, उसे नफरत से आज़ादी की ज़रूरत होती है। कोई भी वो इंसान फ्री नहीं है, वो आज़ाद नहीं है जो दूसरे की आज़ादी छीनता है। दोनों ही, जो उत्पीड़क होता है और जो उत्पीड़ित होता है, यानी कि जिसके ऊपर जो अत्याचार करता है और जिसके ऊपर अत्याचार होता है, दोनों ही लोग मानवता से अलग हो जाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।